हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको उपकल्पनाओं के स्रोत के विषय में बताने जा रही हूँ, अर्थात सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस क्या क्या होते हैं इसके विषय में। इससे पहले मैंने आपको उपकल्पना क्या होती है, इसकी परिभाषाएं, उपकल्पनाओं का महत्व और उपकल्पनाओं के स्रोत के विषय में भी बताया था। तो आज मैं स्रोत जो होते हैं इसका डिटेल में बताने जा रही हूँ। सामान्य संस्कृति, ये इसके जो है उपकल्पनाओं के 4 स्रोत होते हैं। पहला होता है सामान्य संस्कृति। सामान्य संस्कृति से क्या मतलब है कि जो हमारी संस्कृति है, जैसे लोक रीतियाँ हैं, विश्वास है, प्रथाएं हैं, तो इनसे जो समस्याएं निकल कर आती हैं उनके विषय में ही जो है उपकल्पनाएं तैयार की जाती हैं। ये समस्या क्यों है, इसका निराकरण कैसे हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों पर जो प्रथाएं होती हैं, लोक रीतियाँ होती हैं, तो उनके ऊपर जो है ये जो है तुम्हारे उपकल्पनाएं बनाई जाती हैं। सेकेंड जो उपकल्पना का स्रोत होता है वो होता है वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत जो हमारे चूँकि प्रमाणित होते हैं और प्रमाणिकता के आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं, तो जो समस्याएं होती हैं, जो प्रमाणित समस्याएं हो जाती हैं, उनके ऊपर भी जो उपकल्पनाओं जो है बनाई जाती हैं, इनका निर्माण किया जाता है और उसमें समस्याएं जो है निकल कर आती हैं, उनके समाधान भी ढूंढे जाते हैं। नेक्स्ट है उपमाएं या समानता। उपमाएं या समानताओं से मतलब है कि दो समान चीज़ें, और समान चीज़ों में समानताएं तो एक समान होंगी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी जो समानताएं निकल कर आती हैं, जैसे कोई विपरीत परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी समानताएं कुछ निकल कर आती हैं, तो उनके कारण जो हैं, क्या कारण है कि विपरीत परिस्थितियों के बाद भी इनमें समानताएं देखी गई हैं, तो उस पर भी उपकल्पनाओं का निर्माण होता है और उस पर रिसर्च होता है और उनके कारणों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, चौथा है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव क्या है कि दैनिक जीवन में जब व्यक्ति जीता है तो बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो उसके सामने जीवन यापन के समय आती जाती रहती हैं, तो उन समस्याओं से भी प्रभावित होकर लोग उन समस्याओं के कारण और निवारण और समस्या का जो लेवल या सीमा पता करने के लिए भी उपकल्पनाओं का निर्माण उस पर कर देते हैं। तो ये 4 प्रमुख स्रोत हैं उपकल्पनाओं के निर्माण के। इसके विषय मैंने पहले भी आपको शॉर्ट में बताया था, आज मैं डिटेल में बता रही हूँ। इसके बाद है अनुसंधान में उपकल्पनाओं का महत्व। आपको केवल उपकल्पनाओं का महत्व मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अनुसंधान में उपकल्पना का क्या महत्व है इसके विषय में आज बताने जा रही हूँ। सबसे पहला जो है महत्व होता है अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। कोई किसी भी समस्या का अगर यदि हम बृहद रूप से समस्या को उठा लें तो ना तो हम उसके आंकड़े सर्च कर पाएंगे, ना उस समस्या के विषय में पता कर पाएंगे, क्योंकि क्षेत्र असीमित है। यदि तो उस समस्या के निराकरण कर पाना, उस समस्या के विषय में सही जानकारी प्राप्त कर पाना बहुत ही कठिन होता है। तो इसीलिए उपकल्पना के माध्यम से जो भी रिसर्च किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं, उसका क्षेत्र जो है सीमित कर लिया जाता है और उसके विषय में पता होता है कि इस सीमा तक ही हमको अपने रिसर्च को करना है या समस्या को समाधान करना है, समस्या के विषय में जानकारी प्राप्त करना है, आंकड़े एकत्रित करना है। तो एक तो ये रीजन हुआ। दूसरा है अध्ययन को उचित दिशा प्रदान करना। तो अनुसंधान में उपकल्पना का दूसरा महत्व है कि अध्ययन को उचित दिशा प्रदान करना। जब अध्ययन का क्षेत्र सीमित हो जाएगा तभी हम किसी भी अपने अध्ययन को उचित दिशा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि यदि अध्ययन का क्षेत्र ही सीमित नहीं है तो आप कहाँ तक आप आंकड़े एकत्रित करने, किसके आंकड़े एकत्रित करने, जब आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप कहाँ से आंकड़े एकत्रित करेंगे, कितने करेंगे। अर्थात आप अनुसंधान में, खोज में क्या है, अपने आप को सही जो है आंकड़े या सही रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, समस्या का निराकरण नहीं पता कर पाएंगे और आप निष्कर्ष जो है सही नहीं दे। इसके बाद है 3rd नंबर पे अध्ययन में निश्चितता लाना। तो अनुसंधान में जो कल्पना क्या करता है, अध्ययन में निश्चितता लाता है।
जैसे आपने किसी एक विशेष समस्या को लिया, आपका पहला एक टॉपिक दे दिया जाता है। ये जो अब रिसर्च होते हैं, जो पीएचडी कराई जाती है, तो उसमें एक ही टॉपिक दिया जाता है, उसमें क्षेत्र भी सीमित किया जाता है, उसमें ये भी बताया जाता है कि आपको 100 से 200 व्यक्तियों से ये जानकारी एकत्र करनी है और उन्हीं से जानकारी लेकर आपको अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने हैं कि क्या आपने परिणाम निकाले, अर्थात आपकी उपकल्पना सही साबित हुई, कितनी सीमा तक सही हुई या असत्य साबित हुई। तो इसका रिजल्ट आप तभी दे सकते हैं। तो अध्ययन में जो निश्चितता जो है उपकल्पनाओं के माध्यम से ही अनुसंधान में लाई जाती है। इसके बाद है अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। जब हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित होता है, कोई दिशा निर्धारित है, सीमित क्षेत्र निर्धारित है, तभी हम क्या करते हैं, हम रिसर्च के परिणाम तक जा सकते हैं और सही जो है आंकड़े निकालकर सामने ला सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, जो भी हम आंकड़े लाएंगे वो निरर्थक साबित होंगे, वो सत्यता को प्रमाणित नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण भी उपकल्पनाओं के माध्यम से ही होता है रिसर्च में। इसके बाद है संबद्ध तथ्यों के संकलन में सहायक। जब हम कोई उपकल्पना बना लेते हैं किसी अनुसंधान में, तो क्या करते हैं, उससे संबंधित आंकड़े ही एकत्र करते हैं। तो हम अपनी प्रश्नावली तैयार करते हैं और प्रश्नावली में उन्हीं क्वेश्चनों को रखते हैं जिनकी जानकारी हमको चाहिए, विशेष रूप से जो हमारी समस्या है और समस्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो उनसे परिचय बनाने के लिए करने पड़ते हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल हमारे उससे जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड ही होते हैं। तो इसमें कहना चाहिए कि संबद्ध तथ्यों के संकलन में सहायक हमारी उपकल्पना ही होती है, क्योंकि हमको पता है कि किस सीमा तक हमको अपने क्वेश्चन करने हैं, किस प्रश्नों के रिजल्ट हमको इनसे लेने हैं, किन प्रश्नों के उत्तर हमको इनसे निकलवाने हैं। तो ये भी संभव तभी होता है। नेक्स्ट है निष्कर्ष निकालने में सहायक। तो उपकल्पना जब हमारी तैयार हो जाती है अनुसंधान में, तो हम निष्कर्ष जो परिणाम निकालते हैं, अंत में तथ्यों का एकत्रित करते हैं, संकलन करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं और हम अपने रिजल्ट तभी दे पाते हैं कि ये जो हमारी उपकल्पना कहाँ तक सत्य साबित हुई और कहाँ तक नहीं हुई, किन किन क्वेश्चनों में ये सत्य हुआ साबित और किन किन में नहीं हुआ। तो ये उपकल्पनाओं के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट है सत्यता की खोज करने में सहायक। तो जब उपकल्पना तैयार की जाती है अनुसंधान में, तो सत्यता की खोज ही तो हम पता करते हैं। समस्याएं हैं, समस्याओं का निराकरण ही तो हमको करना है, सामान्यीकरण ही तो करना है, हमको अपना रिजल्ट ही तो देना है। तो सत्यता की खोज कि कहाँ तक उपकल्पना ये हमारी सत्य है या ये उपकल्पना हमारी असत्य यहाँ पर साबित हो रही है। तो सत्यता की जांच जो है उपकल्पनाओं के माध्यम से ही अनुसंधान में होती है। इसके बाद उपकल्पनाओं की सीमाएं, अर्थात उपकल्पनाओं में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से दोष हैं, इसके विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। उपकल्पनाओं में यह बताया गया है कि उपकल्पना में अटूट विश्वास। जैसे कुछ लोग रिसर्च करने जब चलते हैं तो जो उपकल्पना तैयार की उन्होंने, उसमें इतना अधिक उनको विश्वास होता है कि ये उपकल्पना ही हमारी सत्य है। तो वो जो भी तथ्य या आंकड़े एकत्रित करते हैं, वो आंकड़े उनके कैसे होते हैं, उनको तोड़ मरोड़ के, मतलब अपनी उपकल्पनाओं के आधार पर ही उनको सत्य करना चाहते हैं। जो रियलिटी है, जो तथ्य उनको निकलवाने हैं, वो जो है उनसे नहीं निकलवा पाते हैं आंसर, और आंसर अगर निकलवाते भी हैं तो भी अपने जो उनके उपकल्पना है उन्हीं के आधार पर उन आंसरों का एनालाइज करके और उनकी सारणी बनाकर उनको ही प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये भी जो है ये गलत है। ऐसा करने से आप सत्यता तक कभी पहुंच नहीं सकते। ये जो है आपके जो भी आंकड़े आप तथ्य आप जो रिजल्ट निकाल कर लाएंगे वो असत्य ही साबित होगा। नेक्स्ट है दूसरा है तथ्य संकलन की सीमित प्रकृति। अगर तथ्य संकलन में हम जो भी प्रश्नावली अपनी तैयार करते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन है हमारे
वो हमारे उपकल्पनाओं के बेस पर नहीं होते हैं। हम इधर उधर की बातें जो है संकलित करते हैं, जबकि मेन जो पॉइंट हैं उन पर हम ना तो क्वेश्चन उनसे करते हैं और ना ही उनसे आंसर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उन तथ्यों को छिपाते हैं। तो तब भी हमारे जो हम रिजल्ट करेंगे प्रस्तुत वो सत्य साबित नहीं हो सकता है। तो ये भी इसमें एक बहुत बड़ी कमी होती है उपकल्पनाओं से। नेक्स्ट है पक्षपात। जैसे कभी कभी होता है किसी ग्रुप का आपने रिसर्च किया और उस ग्रुप से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आपका चूंकि पहले से ही परिचित हैं आप उससे, तो परिचित होने के नाते आप क्या करेंगे कि जो है जो आंकड़े सत्य में आपको देने चाहिए, जो सत्यता आपको पता है, उस सत्यता के विषय में आप ना देकर, चूंकि आपका परिचित व्यक्ति है, तो आप अपने जो है आंसर या अपने हिसाब से एनालाइज करके उनके आंकड़े जो है दे देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं, तो भी आपके रिजल्ट कभी भी सत्य साबित नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें भी रिसर्च में भी कहते हैं जो है दो तरीके से, एक तो हम अवलोकन, एक सह अवलोकन है। कई तरीके होते हैं रिसर्च करने के। सह अवलोकन क्या है, मतलब साथ रहकर हम पहले उनसे मित्रता बनाएंगे, मित्रता के बाद ही आपका यदि परिचय नहीं है रिसर्च करने में, आंकड़े जो तथ्य हैं इनके संकलन करने में, आपको पहले क्या होता है कि उनको आप रोलिंग सिस्टम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि आपका परिचित व्यक्ति ही उस क्षेत्र में, जहाँ जिस क्षेत्र का आपको रिसर्च करना है, तो वहाँ पर आपका अगर कोई एक परिचित व्यक्ति है तो वो दूसरे व्यक्ति से, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इसको रोलिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसी तरीके से, क्योंकि किसी अपरिचित व्यक्ति से कोई भी कभी अपने तथ्यों को सामने, आप जो भी क्वेश्चन उनसे आंसर प्राप्त करना चाहेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो वो सही उत्तर नहीं देगा, क्योंकि वो डरता है व्यक्ति, पता नहीं है किस तरीके से, किस लिए ये हमारे सब अंदर की बातों को या हमारे घरेलू जो है बातों को पूछ रहा है। तो इस बात से लिए लोग भयभीत होते हैं। तो हमको इसके लिए सही आंकड़े निकलवाने के लिए हमको रोलिंग सिस्टम का प्रयोग करना पड़ता है, और रोलिंग सिस्टम से ही एक व्यक्ति से, रोलिंग सिस्टम क्या है, एक व्यक्ति से परिचय, दूसरे अपने दूसरे व्यक्ति से परिचय कराया, तीसरे से कराया। इस तरीके से अगर सही आंकड़े आपको निकलवाने हैं तो आपको पहले उनसे अपना परिचय है स्थापित करना होगा, आपको उनसे मित्रता करनी होगी, आपको उनके मन से भय दूर करना होगा, आपको मित्रवत व्यवहार करते हुए ही आप उनसे सही आंसर ले सकते हैं। अदरवाइज जो समस्या है आपकी, उस पर आप सही जो है आंसर उनसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और जब सही आंसर नहीं आप उनसे प्राप्त करेंगे तो आप जो रिजल्ट अपना देंगे, आप निष्कर्ष करेंगे, तो जो आप प्रमाणित करेंगे कि नहीं ये निकल कर आया, वो आपका असत्य साबित होगा। तो इसलिए जो रिसर्च हैं, इसीलिए कई तरीके इसमें रिसर्च के बताए गए हैं आपको, कि आपको पक्षपात नहीं करना है, आपको रियलिटी सामने लाकर रखनी है, आपको सही आंकड़े प्रस्तुत करने हैं। अदरवाइज जो आप आंकड़े देंगे वो असत्य साबित होंगे, और आपका रिसर्च जो है सही खरा नहीं उतरेगा, और आप जो भी परिणाम देंगे वो अस्पष्ट और अशुद्ध होंगे। तो इसलिए जो है रिसर्च के लिए इन सब चीज़ों का जो पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, और जो आपको बताए हैं हमने तरीके, उसके आधार पर ही आपको आगे बढ़कर अपना रिसर्च कार्य करना होता है। तो इस प्रकार से अगर हम अंत में आपको बताएं तो उपकल्पनाओं का जो है बहुत बड़ा महत्व है अनुसंधान में, रिसर्च में, पीएचडी में। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए यदि हम निकलेंगे तो उपकल्पना का निर्माण करना बहुत ही अति आवश्यक है। और इसके लिए क्या क्या आपको अध्ययन में अगर सीमित क्षेत्र का चुनाव करना होगा, और अध्ययन में निश्चितता लानी होगी, अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करना होगा, और संबद्ध तथ्यों के संकलन करना होगा। जो आपकी समस्या है, जो आपका प्रसंग है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने होंगे। निष्कर्ष निकालने में आपको कल्पना ही बहुत अधिक मदद करेंगी, और सत्यता की खोज करने में भी यही सहायक होते हैं। तो इस तरीके से
जो है उपकल्पना का हमारे रिसर्च में या अनुसंधान में बहुत बड़ा महत्व है। और यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूँगी। थैंक यू।